गाइस, पीएसएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सीरीज। इस सीरीज में आपको बता दूं, ये बिल्कुल 100 डे की निःशुल्क सीरीज है हमारी और इसमें हम आपको पॉलिटी जो सामान्य अध्ययन का विषय है उसमें हम पॉलिटी विषय बिल्कुल कंप्लीट करा चुके हैं, बिल्कुल डिटेल्स में। और इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी चल रहा है। इस विषय में समीक्षा अधिकारी के लिए अलग से सीरीज है, उसमें हम सचिवालय सीरीज चला रहे हैं हिंदी के लिए। हिंदी के 6 टॉपिक है, उसमें से घटना चक्र का जो PYQ है लेटेस्ट, उसमें से हमने विलोम शब्द कंप्लीट करा दिया है। अब जो टॉपिक चल रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए वो वाक्य एवं भर्तरी शुद्धि चल रहा है सामान्य हिंदी में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और आप देख रहे होंगे मैं कैसा आपको कोशिश कर रहा हूँ बेहतर कंटेंट देने का। इसमें एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आयोग का जो ट्रेंड बदला हुआ है इसमें करंट भी अपडेट है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हैं, मैपिंग भी है, जो आप मुझे लग रहा है कि विश्व का और भारत का जो मानचित्र है वो भी मैंने देने का प्रयास किया है जहाँ जहाँ देना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे नोट्स को, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फ्री का कंटेंट है, इसका मतलब ये नहीं है इसका मोल नहीं है, इसका मूल्य है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इससे कि अपकमिंग वीडियो भी आपको मिलती रहें। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जीवों के अस्तित्व पर संकट। इससे पहले मैंने आपको बताया जैव विविधता के क्या क्या लाभ हैं, जैव विविधता के विनाश के क्या क्या कारण हैं, मैंने कारण भी बता दिए। उसके बाद बताएंगे जीवों के अस्तित्व पर किस प्रकार से संकट है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक प्रजातियां पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं, जिसको हम विलुप्त प्रजाति बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अनेक स्पीसीज विशेष स्थान या भौगोलिक क्षेत्र में नष्ट हो चुकी हैं, किंतु अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं, लोकली एक्सटिंक्ट बोलते हैं इनको। अनेक ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या इतनी कम है कि समुदाय पर, मतलब जो कम्युनिटी है उस पर प्रभाव ना के बराबर है, इकोलॉजिकल एक्सटिंक्ट बोलते हैं इसको। आप तीनों एग्जाम्पल को नोट करोगे, इस डेफिनेशन को नोट करोगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। फिर देन इसके बाद में देखेंगे विलुप्त या संकटापन्न प्रजातियों के संबंध में IUCN द्वारा लिस्ट जारी की जाती है, जिसको हम रेड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका पहले IUCN को देख लें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म ये है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है फैक्ट के रूप में, ये तथ्य है। और एक ये भी तथ्य है, गठन 5 अक्टूबर 1948 में ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, ये एक शहर है ग्लैंड। स्विट्ज़रलैंड एक देश है, आपको पता है यूरोप का, यूरोपियन कंट्री है ये। तो ये ग्लैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। वित्त पोषण सरकार द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेंसी के माध्यम से, फाउंडेशन है, सदस्य हैं, संगठन है, निगम है, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई ऐसे सदस्य मेंबर हैं, जो कई ऐसे फाउंडेशन हैं, कई ऐसे कॉरपोरेशन हैं जो वित्त पोषण करते हैं इसको, ठीक है। मतलब मतलब मनी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि संरक्षण बना रहे। IUCN को UNO में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, IUCN को UNO में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। कभी भी स्टेटमेंट में आए कि इसका शहर ये किस जगह पर है, ठीक है, तो आप बताओगे ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड। वित्त पोषण कौन करता है, तो आप ये एग्जाम्पल बताओगे। फिर उसके बाद में UNO में ये किस रूप में है, तो आप बताओगे आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा इसको प्राप्त है। मिशन जैव विविधता का संरक्षण देना है इसका, जिसका जो गोल है जैव विविधता को संरक्षण देना। यह संकटाधीन प्रजातियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, मतलब क्लासिफिकेशन करता है, जो विलोपन के उनके सापेक्षिक जोखिम पर आधारित है, रिस्क पर आधारित है। कहने का मतलब 5 वैज्ञानिक मानदंड पर आधारित है। 5 बेसिस हैं, कौन कौन से हैं। एक तो नंबर 1 पतंदर है, जनसंख्या का आकार, मतलब पॉपुलेशन का साइज कितना है उस पर निर्धारित करता है। साथ में आप देखेंगे भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब एरिया ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भौगोलिक वितरण विखंडन, ठीक है। और जनसंख्या की मात्रा कितनी है, ये इसके मानदंड हैं IUCN के। और यह पादप, जंतु, कवक जो फंगस होता है उसकी सूचना जारी करता है। यह प्रजातियों की सूची जारी करता है और जिसकी निम्न श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं ये भी देख लें, ये भी महत्वपूर्ण है। श्रेणियों में विलुप्त एक्सटिंक्ट बोलते हैं, जो पृथ्वी पर कहीं ना हो, ठीक है। विलुप्त का मतलब पृथ्वी पर कहीं नहीं होंगी, ठीक है, चाहे वो पोल हो, चाहे वो इक्वेटर हो, चाहे कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, ठीक है।
संकटापन्न एंडेंजर्ड, ऐसी प्रजाति जिसके निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना हो, मतलब विलुप्त नहीं हुई है लेकिन संभावना है, तो उसको बोलते हैं संकटापन्न एंडेंजर्ड। सुभेद्य का मतलब क्या है, वल्नरेबल का, जो भविष्य में संकटापन्न की श्रेणी में आ जाए। ओके। दुर्लभ रेयर, ऐसी प्रजाति जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और जिसके समष्टि का आकार छोटा हो गया है। कहने का मतलब वो ज़्यादा बड़े साइज एरिया में नहीं पाई जा रही है लेकिन एक लोकल एरिया में पाई जा रही है, उसका दायरा बहुत सीमित हो गया है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं दुर्लभ रेयर स्पीसीज। ठीक है। उसके बाद देखेंगे IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट, लाल सूची जारी करता है। प्रयोजन के बारे में देखेंगे, उन पादपों एवं जंतुओं को रेखांकित करता है, इंडिकेट करता है जो विलोपन का उच्चतर जोखिम मतलब हाई रिस्क का सामना कर रही हूँ, ये रेड लिस्ट उसी को बोलते हैं। ठीक है। मैसे और लैंडे ने त्रिस्तरीय वर्गीकरण दिया। मैसे और लैंडे ये वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है, पर्यावरण के। इन दोनों के नाम आप याद रखोगे। और इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया, 3 चरणों में। जैसे क्रिटिकल है, ऐसी स्पीसीज जो 5 वर्षों या 2 पीढ़ियों या इसमें से जो लंबा हो उसमें 50% का विलोपन की संभावना हो, ये इन्होंने तर्क दिए। 5 वर्ष 2 पीढ़ियाँ या इसमें जो लंबा हो 50% विलोपन की संभावना निर्धारित करता हो, उसको हम क्रिटिकल क्रांतिक बोलते हैं। एंडेंजर्ड का मतलब है ऐसी प्रजाति जो 20 वर्ष या 10 पीढ़ियों में विलोपन की संभावना 20% हो, उसको एंडेंजर्ड बोलेंगे ये। सुभेद्य वल्नरेबल, ऐसी प्रजाति जिसके 100 वर्षों में 10% के विलोपन की संभावना हो, तो इसको बोलते हैं हम सुभेद्य वल्नरेबल। तो आप ये तीनों पॉइंट याद रखोगे। और ये किसने दिए, ये इसने क्लासिफिकेशन दिया, मैसे और लैंडे ने। जैव विविधता का संरक्षण की बात करेंगे, जैसे प्रक्रिया, संधियाँ, विश्व एवं भारतीय संगठन और परियोजना, ये टॉपिक हैं जैव विविधता के संरक्षण के। सबसे पहले प्रोसेस देखेंगे, प्रक्रिया क्या है। एक्स सेतु और इन सेतु, ये 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। जैव विविधता को किस तरीके से संरक्षित किया जाता है उसकी एक प्रोसेस बताई जा रही है, प्रक्रिया बताई जा रही है। सबसे पहले इन सेतु देखते हैं हम। देखो, कृत्रिम आवास में संरक्षण एवं वृद्धि, आर्टिफिशियल आवास में संरक्षण एवं वृद्धि। जैसे बीज बैंक, जिसको हम सीड बैंक बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बीज बैंक। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, शामिल होने के साथ साथ किनका संरक्षण होता है उसमें एग्जाम्पल भी मैं देने का प्रयास करूँगा। और ये भी प्रयास करूँगा कि ये जो संरक्षण केंद्र बन रहा है ये किस कंट्री में बना हुआ है या किस स्टेट्स में बना हुआ है। ठीक है। विश्व का ये इसीलिए मेरे नोट्स रोचक हो जाते हैं क्योंकि मैं सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ देने की आपको। विश्व का सबसे बड़ा बीज बैंक स्वालबोर्ड है। ग्लोबल बीज भंडार नॉर्वे द्वारा स्थापित है, FAO है ना, FAO द्वारा समर्थन है। यहाँ भंडार 0 से 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे संरक्षित किए जाते हैं सीड्स को। ठीक है। उसके बाद देखेंगे विश्व के बड़े बीज बैंक, ये देखेंगे विश्व के बड़े बीज बैंक क्यूज मिलेनियम बीज बैंक है। इस परियोजना, ये इंग्लैंड की परियोजना है, ये क्यूज मिलेनियम बीज बैंक परियोजना इंग्लैंड में है। आनुवंशिक संसाधनों मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज का राष्ट्रीय केंद्र अमेरिका में है। उसके बाद बेबीलो शोध संस्थान, ये रूस में है। तो आप याद रखोगे, इंग्लैंड वाला भी याद रखोगे, क्यूज मिलेनियम बीज बैंक, आनुवंशिक संसाधनों का राष्ट्रीय केंद्र अमेरिका में, बेबीलो शोध संस्थान आपका रूस में। फिर उसके बाद बोटेनिकल गार्डन आप देखेंगे, पादप प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए आर्टिफिशियल आवास प्रोवाइड कराना है। देन उसके बाद में देखेंगे जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में देखो संकटग्रस्त जंतुओं के प्रजनन को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। देखभाल देखेंगे, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसका गठन भारतीय वन्यजीव संस्थान अधिनियम द्वारा 1972 द्वारा किया गया। और इसका जो कार्य है वो भी देख लें आप, इसका कार्य क्या है। जंतुओं के रखरखाव, आवास संबंधी मानक, चिकित्सा संबंधी मानक का निर्धारण करना है। चिड़ियाघर को उनके विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर पहचान देता है और अन्य चिड़ियाघरों के दुर्लभ प्रजातियों को प्रजनन में वृद्धि करता है। तो ये इसकी कंडीशन है। फिर उसके बाद जीन बैंक को भी देख लेते हैं। जैसे आपने बीज बैंक पढ़ा, ठीक है ना, आपने बीज बैंक को पढ़ा। फिर उसके बाद में आपने चिड़ियाघर को, बोटेनिकल गार्डन को,
तो 3 टॉपिक ये 3 चीज़ इन सेतु एक्स सेतु में कौन कौन आ गया, एक बीज बैंक आ गया, उसके बाद बोटेनिकल गार्डन आ गया, उसके बाद चिड़ियाघर आ गया 3, उसके बाद में जीन बैंक ये भी आता है इसी में, ठीक है, एक्स सेतु में। जीन बैंक का क्या है देख सकते हैं, डिटेल में देख लेते हैं इसको भी। आनुवंशिक पदार्थों का संग्रहण एवं संरक्षण, विभिन्न प्रजातियों के बीजों को जीन बैंक में एकत्र कर एक सामान्य तापमान पर टेम्परेचर पर रखा जाता है। फिर उसके बाद विभिन्न प्रजातियों के बीजों को जीन बैंक में एकत्र कर एक सामान्य टेम्परेचर पर रखा जाता है। जंतुओं के स्पर्म अंडों को जैविकीय फ्रीज में रखा जाता है, ठीक है, बायो फ्रीज जिसको बोलते हैं। भारत में जीन बैंक, ये भी देख लें आप, भारत में जीन बैंक कौन कौन सी हैं, क्या हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पालतू पशु जिसको बोलते हैं, वो करनाल में है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ये लखनऊ में है। तो आप तीनों पॉइंट को जो जेनेटिक बैंक है उनको याद करोगे। जब नेशनल प्लांट्स पादप आनुवंशिक की बात करेंगे तो आप नई दिल्ली बताओगे, पशु की बात करेंगे तो आप बताओगे करनाल, मत्स्य की बात करेंगे तो आप बताओगे लखनऊ, ठीक है। फिर क्रायो प्रिजर्वेशन देखेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन में निम्न तापीय संरक्षण जिसको बोलते हैं, कोशिका ऊतक अंग एवं आनुवंशिक पदार्थों के जीवन शक्ति को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। बनाए रखने के लिए भंडारण की एक प्रक्रिया है। आनुवंशिक पदार्थों को द्रव नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है और सभी उपापचयी क्रिया को निलंबित कर दिया जाता है, जिसको जंतु उद्यान और वृक्षोद्यान, ठीक है, ये भी बोलते हैं। अब इन सेतु की बात करेंगे हम, इसको भी देख लेते हैं। इन सेतु में क्या है, एक सेतु मैंने करा दिया आपको कंप्लीट। अब इन सेतु देखेंगे। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से नोट करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल ध्यान लगा के सुनेंगे। प्राकृतिक आवास में प्रजातियों का संरक्षण, नेशनल पार्क, ठीक है, ये पॉइंट भी है इसमें इन सेतु में। अभ्यारण्य, सेंचुरी जिसको बोलते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इसको, जिसको हम नेशनल पार्क और सेंचुरी, ठीक है, समुद्री क्षेत्र और पार्क उपवन, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। 6 चीज़ें हैं। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक क्षेत्र, भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य घोषित करने की शक्ति राज्य को देता है। आप इस पॉइंट को नोट करोगे। ये एक अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। ये समृद्ध बायोडाइवर्सिटी को, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नेशनल पार्क और सेंचुरी घोषित करने की शक्ति किसको देता है, स्टेट्स को दे देता है। आप देखेंगे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, तो नेशनल पार्क रूपांतरण अभ्यारण्य में नहीं हो सकता है, लेकिन अभ्यारण्य रूपांतरण किस में हो सकता है, नेशनल पार्क में हो सकता है। अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम बोलते हैं। इस अवधारणा का विकास यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। तो ये प्रोग्राम किसके माध्यम से हुआ, ये देख लें आप। ये अवधारणा मतलब जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो इसके डेवलपमेंट के लिए यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ था। उद्देश्य था संपूर्ण पारितंत्र एवं आनुवंशिक इकोसिस्टम एवं जेनेटिक मटेरियल का संरक्षण करना। यह प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रतिनिधि क्षेत्र है। इसका विस्तार स्थल एवं जलीय क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में हो सकता है। इसका निर्धारण देखेंगे। निर्धारण के लिए मानदंड है प्राथमिक मानदंड और द्वितीयक मानदंड। इन दोनों मानदंड में पहले देखेंगे आप। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को रखा जाता है, इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को रखा जाता है जो प्रभावशाली रूप में संरचित क्षेत्र होते हैं। इसके लिए क्रोड क्षेत्र में बहुत ही कम बाधा के साथ प्राकृतिक संरक्षण के सतत अनुसंधान एवं प्रबंधन के लिए अतिरिक्त भूमि एवं जल क्षेत्र होना चाहिए। इस डेफिनेशन को आप याद करोगे, है ना। प्राथमिक मानदंड इसका क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का कहने का मतलब यह है, ऐसे उन क्षेत्रों को रखा जाता है जो प्रभावशाली रूप से संरचित क्षेत्र होते हैं। इसके लिए क्रोड क्षेत्र में बहुत ही कम बाधा के साथ
प्राकृतिक संरक्षण के एक सतत अनुसंधान एवं प्रबंधन मैनेजमेंट, मतलब रिसर्च और मैनेजमेंट के अतिरिक्त भूमि एवं जल क्षेत्र का होना आवश्यक है। क्रोड क्षेत्र देखेंगे आप, क्रोड में पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम के पोषण स्तर, जो न्यूट्रिशन लेवल है, प्रजातियों के सतत विकास के लिए स्थान होना चाहिए। फिर उसके बाद में द्वितीयक मानदंड में देखेंगे आप, इस क्षेत्र में दुर्लभ एवं संकटागत प्रजातियों का होनी चाहिए। क्षेत्र में मृदा की जो डाइवर्सिटी है, सॉइल की डाइवर्सिटी है, सूक्ष्म पर्यावरणीय दशाएं और स्थानिक प्रजातियों की विविधता होनी चाहिए। क्षेत्र में पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन यापन करने वाली परंपरागत अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं गाँव के लोगों को संरक्षण की क्षमता होनी चाहिए। ये कंडीशन इसमें बोली है, ये इसके मानदंड हैं, ठीक है। अब आप इस बायोस्फीयर रिजर्व का एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझें। क्रोड क्या है, बफर जोन क्या है, ट्रांजिशन जोन क्या है, संक्रमण क्षेत्र क्या है। तो अगर इस डायग्राम को आप समझेंगे ये कई बार ये डायग्राम तो नहीं आता है, खैर इसकी ये चीज़ें आती हैं, जैसे कोर है, बफर जोन है, ट्रांजिशन जोन है, तो इस ट्रांजिशन जोन में क्या लिखा हुआ है, बफर जोन में क्या होता है, इस तरीके से ये चीज़ें देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। डायग्राम को समझेंगे। जैसे क्रोड है, सबसे पहले देखेंगे क्रोड अंदर का क्षेत्र है, यह प्रजातियों के अनुकूल आवास क्षेत्र होता है। यहाँ सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी के अलावा अन्य सभी का जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। नंबर 2 आप देखेंगे बायोस्फीयर, जिसको हम बफर जोन बोलते हैं। बफर जोन में क्या है, मैं कोशिश करूँगा दूसरे कलर से दिखाने का। आप ग्रीन कलर लेता हूँ, ठीक है। जैसे स्ट्राइब, ठीक है, इसमें स्ट्राइब है, फिर उसके बाद में मत्स्य पालन है, फिर उसके बाद शोध अनुसंधान प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण, फिर उसके बाद में है बायोस्फीयर में ही शिक्षा प्रशिक्षण, ठीक है, टीचिंग स्किल जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, टूरिज्म मनोरंजन के कार्यक्रम इसमें शामिल होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। इसको हम बफर जोन बोलते हैं। नंबर 3 में एक और कलर लेता हूँ, रेड। तो इसको देखेंगे ट्रांजिशन जोन क्या है, संक्रमण क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। शोधकर्ता एवं प्रबंधकों को स्थानीय लोगों के सहयोग द्वारा संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। विकासशील कार्य एवं योजना से संबंधित होता है। जो इसकी बाहरी लेयर होती है उसमें ये चीज़ें आती हैं। शोधकर्ता, इसमें रिसर्च और जो मैनेजमेंट के स्थानीय लोगों के सहयोग द्वारा संसाधनों का क्या होता है, संरक्षण होता है। और विकासशील कार्य के लिए योजना से संबंधित प्रबंध किया जाता है इसमें। तो आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक्स हेतु को मैं और डिटेल में आपको पढ़ा देता हूँ। एक्स हेतु, जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय जनजातियों का पालन पोषण, अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व ही बोलते हैं, स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। संरक्षण के लिए जो ह्यूमन है वो भी एक अहम भूमिका निभाता है। इन क्षेत्रों में चतुर्दिक पारिस्थितिकी संवर्धन की प्रमुखता दी जाती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। कौन कौन से हैं ये उद्देश्य देख लीजिए। जैसे पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विविधता, डाइवर्सिटी एवं संपूर्णता को बचाए रखना एक चैलेंज हो जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। पारिस्थितिकी विज्ञान, जिसको हम इकोलॉजिकल साइंस को शोधों को प्रोत्साहन देना होता है। शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करता है। देन उसके बाद में भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल रिजर्व बनाए हैं, जिसको हम बोलते हैं 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, जिनमें 10 यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को विश्व जल संजाल में सम्मिलित किया है। सॉरी। नंबर 1 नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है, मन्नार की खाड़ी है, नौकरेक है, पंचमढ़ी है, सिलमिलीपाल है, अचान कमार, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, अगस्तमलाई है। ये कई बार ये यूनेस्को ने इसको घोषित किया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में। तो आप इनको नोट जरूर करोगे इन 10 को, तो क्योंकि ये 10 ऐसे हैं, इनमें से कई बार एग्जाम्पल में पूछे गए हैं। टोटल 18 हैं, ठीक है, 10 को यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के और देखेंगे। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों को आनुवांशिकता बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है।
भारतीय सामुदायिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप शामिल है। प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ, लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करो। नोट करने का मतलब इम्पोर्टेंट है ये। प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग प्रकार की प्रवाल है। ठीक है, किस प्रकार की है? इन तीनों में, मन्नार में, कच्छ में और अंडमान निकोबार में फ्रीजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ। लक्षद्वीप में एटॉल, लक्षद्वीप में एटॉल। प्रवाल व्यंजक समुद्री तापमान, अम्लता एसिडिटी में वृद्धि और वैश्विक ऊष्मन, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिसमें सहजीवी शैवाल का मोचन, प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। ध्यातव्य है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। सुंदरवन किन के लिए जाना जाता है? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहाँ पर। जैव विविधता का उपयोग की बात करेंगे। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, मतलब जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, वेस्ट का पुनः चक्रण तथा सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता का भोजन की उन्नत किस्मों तथा नई फसलें नए बीजों का आधार निर्मित करता है। कुनेन, टैक्सोल, बोटानो केमिकल्स, मॉर्फिन इत्यादि दवाएं एवं औषधियाँ जैव विविधता का ही परिणाम हैं। प्राकृतिक संतुलन, पर्यटन, साहित्य रचना इत्यादि में भी जैव विविधता का महत्वपूर्ण भूमिका है। पारितंत्र सेवाएं, पारितंत्र जो इकोसिस्टम सर्विस हैं जैव विविधता का परिणाम है। कुछ विशेष पारितंत्र सेवाएं इस प्रकार हैं, जैसे अपशिष्ट का पुनः चक्रण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, कहने का मतलब जो वाटर कंजर्वेशन है, सॉइल कंजर्वेशन है, मृदा अपरदन की रोकथाम है, पोषण चक्रण है, न्यूट्रिशन साइकिल, सस्य परागण, जलवायु नियंत्रण वनों में सागरों द्वारा। भारत में जैव विविधता, भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना की गई। अब इस पॉइंट को नोट करोगे इम्पोर्टेंट में। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना की गई। और यह वैधानिक निकाय है एक, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है, ठीक है, जो जैव संसाधनों के संरक्षण को धारणीय उपयोग, मतलब सस्टेनेबल के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए विनियामक, रेगुलेशन एवं सलाहकार संबंधित कार्य करता है। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। भारत में जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का निर्माण जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CBD 1992 में निहित है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया एक प्रयास है, ठीक है, ये आप नोट करोगे। उसके बाद में आप ये देखेंगे IUCN, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड, मैंने आपको करा दिया है। कुछ पॉइंट इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, वो भी आप देखने का प्रयास करें। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। परिभाषा देखेंगे, किसी प्रजाति को तब विलुप्त एक्सटेंट माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना देखी गई हो। मैंने इसकी कंडीशन भी आपको कई भागों में बांट के मैंने दिखाया था, इससे पहले जो कराया है टॉपिक IUCN का। इसमें कोशिश यही है मेरी कि मैं उन जो विलुप्त प्रजाति हैं उनको दिखाने का मैंने इसमें आगे प्रयास किया है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। IUCN संयुक्त। फिर उसके बाद देखेंगे आप परिभाषा, किसी प्रजाति के विलुप्त एक्सटेंट माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना देखी गई हो। IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक का दर्जा इसको प्राप्त है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन,
प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे एवं पशु जातियों की सूचियों में सम्मिलित की जाती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियां सूचीबद्ध रेड डाटा बुक में होती हैं। आगे देखेंगे भारत की सोन चिरैया, जैसे हम बोलते हैं, भारत की सोन चिरैया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस, स्लेटी टेहरी, सिसोली लोपिंग संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल हैं। अब जो जैव विविधता एवं संकटापन्न जो जातियां हैं वो भी आप देख सकते हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न होते रहते हैं। इससे इनकी संख्या कम होती रहती है। पिछले कई वर्षों से गिद्धों की संख्या एकाएक गिरावट आई है। आपको पता होगा, मैंने इसको बताया था। जैसे कि डिक्नोफ्लाइन जो टैबलेट है उसको पशु खाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, तो उसको चील खा जाती है। चील वो बाज खाते हैं, बाज वगैरह खाने से क्या होता है, उनकी जो अंदर चले वो किडनी फेलियर कर जाती है उनकी। जैसे जिसका कारण डिक्नोफेनेक जो सोडियम नामक दवा है, डिक्नोफेनेक एक साधारण दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। दरअसल डिक्नोफ्लेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है। उसी मरे हुए पशु की मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के अंदर गिद्ध की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसकी किडनी फेल हो जाती है इस दवा से। मॉरिशस में ये भी कंडीशन देखेंगे। मॉरिशस में टम्बलाकोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी एक विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है। वस्तुतः इसके बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन हो, जो उसकी बीज के साथ बाहर निकलकर भूमि में अंकुरित होती थी। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पीसीज जो ये मैं करा रहा हूँ, आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डुगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी फॉर मैरीन मैमल बोलते हैं, जिसको विलोपन के कगार पर है। ये घास की आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय शिकाओ भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जीव जंतुओं में डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लबड़, जल मगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि इसमें शामिल है। तो मैंने वही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नोट की अपने हैंड रिटेन नोट्स में, ठीक है। श्रू एवं टैपिर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रेंज है, भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में राज्यों में है। भारत में स्लो लॉरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में पाया जाता है स्लो लॉरिस, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। IUCN की लिस्ट में चीनी मरुस्थलीय बिल्ली, चाइनीज डेजर्ट कैट सूची में शामिल है, जिसे नाजुक वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्तप्राय की श्रेणी में। तो आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे कल कराते हैं, रामसर सम्मेलन आएगा, अब इसके बाद टॉपिक। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। देखो पूरा एकदम नोट देखोगे आप मेरे को मैपिंग के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।